नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। आपके समक्ष गुरदयाल सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ सपनों के से दिन उपस्थित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को हमारे समक्ष साझा किया है और किस तरह से बचपन के दिनों को वो जिया करते थे, उसका आनंद लिया करते थे। उस समय ना तो किसी पढ़ाई की चिंता थी, ना किसी पद पाने की कामना थी, ना किसी की लेनी ना किसी की देनी, बस अपने ही कुछ कल्पनाओं में उनको साकार करने में हम लगे रहते थे। लेखक ने बताया है कि उनके ग्रामीण परिवेश का वातावरण जो है वो कैसा था। आर्थिक दृष्टि से सभी बहुत ही निम्न श्रेणी के थे, यानी कमजोर आर्थिक वर्ग वाले लोग जो है उनके गांव में रहा करते थे। और ऐसे लोगों में वो लेखक खुद भी शामिल है। उनके पिता जो है बढ़ईगिरी यानी कारपेंटर का कार्य किया करते थे और वैसे ही उन औजारों से खेलते, कुछ काम सीखते उन्होंने अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि जब उनकी मित्रता थी तो उस मित्रता में किसी तरह की भाषागत भेदभाव, जातिगत भेदभाव, वर्गगत भेदभाव किसी का कोई स्थान नहीं था। सब मिलजुल कर साथ में खेला करते थे और इन अलग अलग वर्ग भेदों से ऊपर उठकर वो एक दूसरे का सहयोग भी दिया करते थे। आपको पता है, जब भी बच्चा जो है आपस में खेल में प्रवीण रहता है, प्रवृत्त रहता है, तो उसे किसी की भी डांट या मार का कोई भय नहीं सताता है। अगर एक दिन माता पिता के द्वारा उसे डांटा भी गया तो अगले दिन वो तो खेल के लिए फिर भी अपनी कमर कसकर तैयार ही रहता है। कुछ ऐसा ही लोगों का जो सहयोग था, यानी मित्र मंडली का सहयोग था, वो लेखक को भी मिला हुआ था। तो शुरुआती पृष्ठ में लेखक ने कुछ ऐसा ही बताया है। देखिए, उनकी ग्रामीण परिवेश की जो पारिवारिक जन है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और इसी आर्थिक स्थिति में लेखक के साथ उनकी मित्रता कितनी प्रगाढ़ थी। और इसी प्रगाढ़ मित्रता में यदि उनकी थोड़ी पिटाई भी हो जाती थी तो उसको भी वो गौर नहीं किया करते थे और अगले दिन फिर से खेल के लिए तैयार हो जाते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, जहाँ कुछ कठिन शब्द आएगा उसका मैं अर्थ बताते हुए चलूंगी। लेखक कहते हैं, कौन? गुरदयाल सिंह। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक जैसा था। कैसे रहते थे? देखो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे हुए कुर्ते, बिखरे हुए बाल। यहाँ इस तरह के चित्रण से पता चलता है कि वास्तव में उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलने खेलने नीचे खेलते हुए नीचे की ओर भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते थे और पहले ही फटे पुराने कुर्ते जो है और तार तार हो जाते थे। भाई, लकड़ियों के ढेर थे, कारपेंटर वाले काम होते थे उनके घरों के अंदर, तो लकड़ियों के खूब सारे ढेर थे। उन ढेरों पे चढ़ते फिर नीचे उतरते तो कई जगह उनको चोट भी लग जाती थी और कई बार जो है उनके वही फटे पुराने कुर्ते और ज्यादा फट जाते थे। धूल से भरे हुए यानी मिट्टी से लबालब, कई जगह छिले हुए पांव, क्योंकि नंगे पैर थे तो कई बार पैर भी चोटग्रस्त हो जाते थे। पिंडलियां, पैरों के नीचे का, घुटनों के नीचे का हिस्सा, या लहू के ऊपर जमी रेत या मिट्टी, यानी खून भी आ जाता था तो उसके ऊपर भी रेत और मिट्टी लथपथ हो जाती थी। यानी एंटीबायोटिक ट्यूब या क्रीम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मिट्टी इनका इलाज कर देती थी। ठीक है ना? इस तरह के मिट्टी खून पर जो मिट्टी का जो लेप लगा हुआ है, ऐसे घुटने लेकर जब हम अपनी माँ और बहनों के आगे जाते ना, तो माँ और बहनें उन पर तरस नहीं खाती थी बल्कि उनकी और पिटाई करती थी। और हमारे में से कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि जब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और चोट खाकर आते हैं तो मम्मी या अपनी बड़ी जो बहन है हमारी परेशानी को तो सुनती बाद में, पहले हमारी एक बार और धुनाई कर देती है। बिल्कुल वैसा ही लेखक और उसके मित्रों के साथ होता था। कईयों के तो बाप यानी पिता बड़े गुस्सैल थे, यानी बहुत गुस्से वाले थे। वो पीटने लगते तो ये भी ध्यान नहीं रखते थे कि बच्चे के नाक मुंह से खून बह रहा है या उसको कहाँ चोट लग रही है। यानी बुरी तरह से पिता के हाथों से भी उनकी पिटाई होती थी। लेकिन इतनी बुरी पिटाई होने के बाद भी दूसरे दिन फिर खेलने के लिए चल जाते थे। लेखक स्वीकार करता है कि ये बात मुझे ठीक से उस समय समझ तो नहीं आई, लेकिन बाद में समझ आई जब मैं स्कूल में अध्यापक बनने के लिए
टीचर्स ट्रेनिंग यानी शिक्षक प्रशिक्षण करने गया था और वहां पर मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान के विषय को पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी मैं जान पाया कि बच्चों को खेलना इतना क्यों अच्छा लगता है कि बुरी तरह से पिटाई होने के बावजूद भी फिर खेलने के लिए आ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम तो कई बार ऐसे भी करते थे कि घर जाके अपने भाई यूं पिटाई हो जाती है ना वापस, इसलिए घर वालों को एक बारी तो बताते भी नहीं थे। रात को जब मम्मी के पास सोते थे ना तो धीरे से बताते थे कि हाँ आज हमारे साथ ऐसा हुआ। कल मम्मी ये कहती पक्का कल ऐसा करोगे नहीं ना? हाँ नहीं करेंगे, लेकिन कल हम वापस उसी घोड़े पे तैयार और खेलने के लिए उसी मैदान का एक योद्धा बनकर उतरने के लिए तैयार रहते थे। अब अगले पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण पढ़ाई में भी उनकी रुचि नहीं थी, यानी पढ़ना लिखना उनको अच्छा नहीं लगता था और पेरेंट्स के द्वारा यानी माता पिता के द्वारा भी उन पर किसी तरह का प्रेशर या दबाव नहीं रखा जाता था कि जाओ स्कूल और पढ़ो, क्योंकि वहाँ का परिवेश ही ऐसा था। वहाँ इतना पढ़ा लिखा कोई था भी नहीं, सभी जो है अपने घरेलू उद्योग धंधों में लगे रहते थे और यही सोचते थे कि हमारे बाद हमारे बच्चे जो हैं इसी धंधे में लग जाएंगे और अपना जीवन जो है जीविकोपार्जन में लगा देंगे, यानी रोजगार में या पैसा कमाने में लगा देंगे। तो लेखक क्या कहता है देखो, और अगर कोई स्कूल का टीचर भी उन पेरेंट्स के पास आकर के कहता कि भाई आप इसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते, तो देखो पेरेंट्स का क्या जवाब होता था। क्या कहते हैं देखो, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर जो साथी थे हमारे जैसे परिवारों के ही हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से आकर बसे थे, यानी आसपास के कुछ ग्रामीण परिवेश में उन गांवों से निकल करके वो इस इलाके में आकर बस गए थे। कहाँ? पंजाब के जेतो कस्बे में। 2-3 घर साथ की उजड़ी गली में रहने वाले लोगों के थे, यानी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे परिवार थे जो उसी गली में लंबे समय से रह रहे थे। हमारी सभी की आदतें भी मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं थे और जो कभी जाते थे तो पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी ना किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आते थे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना दिखेगा बैग और ना तलब आएगी पढ़ने की, ठीक है ना। और फिर स्कूल दोबारा गए ही नहीं। भाई बैग कहाँ गया इसके बारे में भी किसी ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, ना ही माता पिता ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये जो राशन का सामान बेचा करते हैं, यानी दुकानदार जो है, आड़तिये यानी जो ये किस तरह की लकड़ी के कार्य में लगे रहते हैं, इन सभी ने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझा। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो तुरंत वो जवाब देते, क्या कहते हैं, मास्टर जी हमने कोई इसे तहसीलदार थोड़ी लगवाना है, मतलब हमें इसे किसी बड़े पोस्ट पे नहीं लगवाना है, ये तो हमारे आगे का काम ही संभालेगा। या थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से यहाँ बही खाते का नाम जो है पंजाबी भाषा में इस ढंग से यहाँ लिखा गया है कि बही खाते की इन सारी किताबों को पढ़वाकर इन्हीं दुकानों पर वापस से बही खाते लिखने के काम में इसे लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में इस तरह बही खाते बनाने और उसको पढ़ाने यानी मुनिमी का सारा काम उसको सिखा देगा। वहां तो अभी तक क्या देखो, स्कूल का क्या कह रहे हैं देखो, पेरेंट्स के क्या कह रहे हैं, वहां तो अभी तक अलिफ बे जिम च नहीं सीख पाया है, यानी ABCD या अ ब स द भी नहीं सीख पाया है। इतना समय हो गया इसको स्कूल जाते हुए और अभी तक इसने कुछ नहीं सीखा। ये देखिए यहाँ पर गुरदयाल सिंह का एक चित्र है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे गुरदयाल सिंह कह रहे हैं कि हमारी मित्र मंडली जो आसपास के गांवों से यहाँ आकर बसी थी, उनमें से कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे थे जो राजस्थानी इलाके से आए थे और कुछ हरियाणा के थे, लेकिन राजस्थानी और हरियाणवी भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है। लेखक कहता है हमारे बीच जातिगत और वर्ग भेद कितना भी क्यों ना था, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ लेते थे। देखो क्या कहते हैं, हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने के आए परिवारों में से थे, है ना। भाई राजस्थान या हरियाणा से यहाँ मंडी में व्यापार करने के आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आती थी, परंतु खेलते खेलते हम एक दूसरे की बात को अच्छी तरह समझ लेते थे। क्या कहते थे देखो,
पता भी नहीं चलता था कि लोकोक्ति के अनुसार एह खेड़ंदे दिन 4, यानी हमारे खेलने के ये 4 दिन, बचपन के दिन कैसे और कब बीत गए, इस बात का हमें कुछ इल्म ही नहीं, यानी पता ही नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो, यानी हम सारे इसी सोच के थे कि स्कूल जाना यानी कैद में जाने के बराबर है। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम, उस काम को कराने में लग गए थे। तो इस तरह पढ़ने में इन लोगों की रुचि नहीं थी, पढ़ना इनको अच्छा नहीं लगता था। अब आगे पैराग्राफ में उन्होंने अपने बचपन की वो बातें हमारे साथ साझा की है जो समर ब्रेक यानी ग्रीष्म अवकाश से संबंधित है। स्कूलों में पुराने समय में ये ट्रेंड था या ये चलन था कि स्कूल जो है जल्दी खुल जाया करते थे और 2 महीने स्कूल लगते थे और उसके बाद लगभग 2 महीने की छुट्टी होती थी। लगभग 1 महीने 15 दिन स्कूल लगते थे और 2 महीने की छुट्टियां होती थी, यानी मई और जून बड़ी छुट्टियों का आनंद उठाया करते थे और जुलाई में फिर स्कूल फिर से शुरू होती थी। तो इस समय को लेखक कैसे बिताता था और स्कूल के अंदर उस स्कूल के परिवेश को भी लेखक याद करता है कि जब हम स्कूल के अंदर जा रहे होते थे तो आसपास की वहाँ किनारों पर झाड़ियाँ लगी होती थी, उन झाड़ियों में किस तरह की महक आती थी, वहाँ किस तरह वो जो चपरासी था उसकी आंखों से बचाकर हम फूल तोड़ के और बड़ा आनंद उठाया करते थे। लेकिन चलते चलते या तो उन फूलों को खुद ही खा जाया करते थे या उनकी पत्तियों को तोड़कर खुशबू के लिए अपने पैंट या शर्ट की जेबों में डाल लिया करते थे। ठीक है, और आगे बताते हैं कि किस तरह से स्कूल के अंदर जो है जब छुट्टियां होती थी, आपको पता है जब भी छुट्टी होती है तो बच्चे या तो दादी के घर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या नानी के घर जाना पसंद करते हैं। तो लेखक भी कहता है कि यदि हम ददियाल रहते तो क्या करते और ननियाल में रहते तो क्या करते। हालांकि छुट्टियों में दिए गए गृह कार्य की और किसी का भी ध्यान नहीं जाता था, हमारा भी नहीं जाता। गृह कार्य यानी होमवर्क स्कूल के द्वारा दिया जाता है ताकि 2 महीने की छुट्टियों में बच्चा जो है वो अपने इस गृह कार्य के द्वारा कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा से जुड़ा रहे, अपनी पढ़ाई से जुड़ा रहे। लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। जब 10 या 15 दिन बाकी बचते हैं स्कूल खुलने में तब हमें याद आता है कि अरे यार इतना काम तो हमने किया ही नहीं, और फिर हमें अपने शिक्षकों की याद आने लगती है। और कुछ शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो डंडे के द्वारा यानी पिटाई के द्वारा अपने बालकों से बात करते हैं, मुख जबानी कम बात किया करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का जो भय है वो बच्चों के दिलो दिमाग में किस तरह छाया रहता है, उससे संबंधित उदाहरण भी लेखक ने हमारे साथ यहाँ साझा किया है। देखिए क्या कहते हैं, बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है ना। हरी घास पे खेलना और फूलों की जो रंग बिरंगे फूल हैं उनकी सुंदरता और उनकी खुशबू हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में हमने पढ़े थे, परंतु आज तक हमें याद है। ऐसा नहीं है कि खाली किताबों में ही है, बल्कि हमें हमें अपने जीवन में भी इन बातों का ज्ञान है। याद रहने का कारण ये भी है कि ये वाक्य बचपन की भावनाओं और सोच समझ के अनुकूल होगा। बचपन में सभी छोटे बच्चों को हरी हरी घास में खेलना, फूलों के क्यारियों के बीच में घूमना, उसकी सुगंध को सूंघना और साथ में हो सकता है तो भले उन फूलों को उनकी डाली से अलग कर देना, सभी को अच्छा लगता है। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर अलियार के बड़े डंके कटे छंटे झाड़ थे। अलियार यहाँ किसी पौधे का नाम है जिसमें से हल्की हल्की महक आती है, कैसी, नीम के पत्तों जैसी। क्या कहता है देखो, इस अलियार के बड़े बड़े कटे छटे जो झाड़ थे इनको हम डंडियां कहा करते थे और इनमें से नीम के पत्तों जैसी महक हमें आज भी आंख मूंद कर महसूस होती है। उन दिनों स्कूल की छोटी छोटी क्यारियों में कई तरह के फूल भी थे। कौन कौन से फूल देखो, गुलाब, गेंदा, मोतिया की दूज जैसी सफेद कलियों वाला, यानी जिसे चमेली भी कह सकते हो या मोगरा भी कह सकते हो। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभी 1 या 2 तोड़ भी लेते थे और उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी मैं महसूस करता हूँ। परंतु ये याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर उनका क्या करते थे। देखो खुद ही बता रहे हैं, या तो जेब में डाल लेते थे कि माँ जब उन कपड़ों को धोते धोते समय देखती थी तो उनको निकालकर बाहर फेंक देती थी,
और या हम खुद ही स्कूल से बाहर आते हुए बकरी के मेमनों की तरह उन सारी पत्तियों को चर जाया करते थे, यानी उन्हीं फूलों की पत्तियों को खा जाते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिला होता, यानी एक सेशन कंप्लीट होने के बाद जब अगली क्लास में हम एडमिशन लेते या अगली क्लास में प्रमोट होते, तो क्या होता, एक और तो कुछ बड़े और सयाने होने का एहसास हमें बहुत उत्साहित करता, यानी हमें खुशी होती, और दूसरी ओर पुरानी कॉपियों और किताबों से न जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से हम कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में हमें पढ़ा चुके थे। यानी कुछ ऐसे टीचर्स भी याद आते थे जो थोड़े नामी गिरामी थे और उनका भय जो है हमें भी डराने लगता था। तब स्कूल में शुरू के साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह से याद है वो ये है कि छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में क्या फर्क हम करते थे। जब छुट्टियां शुरू होती थी तो बस अपने तो मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है, खूब खेलो, खूब खाओ, खूब सो, है ना, पता ही नहीं है कि रात क्या कब हो रही है, दिन कब उग रहा है, बस ठीक है, खेल ही खेल में व्यस्त रहो। और जैसे ही आखिरी दिन आते थे तो पता चलता था, अरे यार समय कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है ना, और एक दिन बीत गया, दूसरा दिन फिर शुरू हो गया, अब तो हमारी और एक हफ्ता बाकी था, अब तो 6 दिन ही रह गए, अब तो 5 ही दिन रह गए। यानी जैसे जैसे समय बीतता हम उसको काउंट करने लग जाते थे, और ऐसा लगता था जैसे जैसे मिट्टी में अगर बालू रेत इकट्ठी की हुई है, किस तरह से वो सर से निकलती जा रही है, हाथ में से छूटती जा रही है, वैसे ही सारा समय छूटता जा रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही लेखक ये मानता है हमारे साथ होता था। लेकिन छुट्टियों का आनंद कैसे उठाते थे, देखो लेखक बता रहा है कि पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेलकूद हुआ करती थी। हर साल माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे, वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, नानी के जाना है, खूब दही बाटिए खाने हैं, मक्खन का बढ़िया छाछ बिलोना, जो भी है, लस्सी वगैरह पीनी है, खूब अट्टे कट्टे होकर आने। हाँ हाँ, नानी का प्यार तो किसको याद नहीं आता। छोटा सा पिछड़ा सा गांव, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा। कहाँ पर, नानी के घर पे। दोपहर तक उस तालाब में नहाते, बताओ, और फिर नानी जी से जो जी में आता वो मांग कर खाते। और नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी और अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी। यानी नानी कहती कि हमारा कम खाने की जो आदत थी वो हमारी नानी को अच्छा लगता था, क्योंकि उनका काम थोड़ा आसान हो जाता था। जिस साल ननिहाल नहीं जा पाते थे उस साल अपने घर से थोड़ा बाहर जाकर जो तालाब था वहां चले जाते थे, कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते थे। कुछ समय बाद भागते हुए फिर एक रेतीले टीले पर जाकर चढ़कर रेत के ऊपर लेटने लगते थे। गीले शरीर पर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके फिर उसी तरह भागते और ऊंची जगह से फिर से तालाब में छलांग लगा लेते थे। रेत को इस गंदले पानी से साफ करके फिर से टिल्ले की ओर भागते। याद ही नहीं कि ऐसा 5 बार 10 बार या 15-20 बार कब तक करते थे, लेकिन यही हमारा क्रम था। कई बार तो तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, यानी एक बहुत अच्छे स्विमर के गुण हमारे अंदर आ गए हैं। परंतु 1-2 को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था, तो बेचारों कईयों के साथ तो क्या होती थी, दुर्घटना हो जाती थी। कुछ तो बेचारे हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते थे। अब उस पानी में से कैसे निकलने का तरीका भी देखो। तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या किसी भैंस की दुम यानी पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह देते थे और उनको हिम्मत बंधाते थे। कूदते समय मुंह में वो गंदा पानी भी भर जाता था तो बुरी तरह खांसते थे। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी ना किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते थे। ये इस तरह इनके छुट्टियों का क्रम रहता था, लेखक और उसके साथियों का। अब क्या होता, छुट्टियां बीतने लगती, यानी धीरे धीरे अब छुट्टियां खत्म हो रही हैं। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भूल जाते। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता था उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी यानी मैथ्स के टीचर, गणित के अध्यापक ने 200 से कम सवाल कभी नहीं दिए, यानी वो छुट्टियों में एक दिन में कम से कम 10 सवाल करने के लिए जरूर देते थे, 200 से कम सवाल कभी नहीं दिए।
मन में हिसाब लगाते, अरे यार दिन में अगर 10 सवाल रोज कर लेते ना तो 20 दिन में ही काम पूरा हो जाता। पर जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता, यानी 1 महीना बीत जाता। एक एक दिन गिनते तो 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। अब स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, यानी कुछ ऐसे खूंखार टीचर भी होते थे जिनका डर जो है बच्चों को डराने लगता। परंतु डर बुलाने के लिए सोचते, 10 की क्या बात है, सवाल तो अगर एक दिन में 15 भी रोज करे ना तो भी हमारा काम पूरा हो जाएगा, सिर्फ सोच रहे हैं। ये बात हमारे पे भी लागू होती है, सिर्फ सोच रहे हैं। और जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां और कम होती, ऐसा लग रहा है छुट्टियां भाग रही है। दिन बहुत छोटे हो जाते थे, ऐसा महसूस होता था सूरज भागकर दोपहर और दोपहर से कब शाम में छिप गया पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का और डर हमें लगने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को ज्यादा सस्ता सौदा समझते थे, यानी मोटी चमड़ी के बच्चे जो ये सोचते थे यार काम करने के भार को अपन उठाएं, इससे अच्छा तो टीचर्स की मार को ही सहन कर लेते हैं, 2 4 थप्पड़ मार लेंगे कोई बात नहीं, छुट्टियों का तो मजा लेंगे। और ऐसे ही कुछ बच्चों का, यानी एक ऐसे बच्चे का उदाहरण भी उन्होंने दिया है, देखो कितना गजब। उसका उसका जो शारीरिक संरचना है ना, उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना वो कैसी थी देखो। लेखक बता रहा है, थोड़ा मनोरंजक भी लगता है। क्या कहते हैं, उसका नाम क्या था, ओमा। देखो क्या कहता है, हम जो पिटाई से बहुत डरते थे ना, हम उन बहादुरों की भांति सोचने लगते थे। कैसे बहादुरों की भांति, जो काम करने की बजाय टीचर की मार को सस्ता समझते थे। ऐसे समय में हमें हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा याद आता था। अब ये ओमा कौन था, उसकी शारीरिक सुंदरता कैसी थी और किस तरह से वो अपने दुश्मनों का सामना करता था और अपनी जो शारीरिक जो उसकी शक्ति है उसको किस तरह से दुश्मनों को पछाड़ने में वो काम में लेता था। देखो क्या कहता है, हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में से कौन उस जैसा है। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का हम ढूंढ नहीं पाते। उसकी बातें, उसकी गालियां, उसकी मार पिटाई का ढंग तो बिल्कुल ही अलग था। और उसकी शक्ल सूरत वो भी सबसे अलग थी। कैसी शक्ल थी देखिए, कितना सुंदर दिखाया है, लेखक खुद मानता है कि सबसे अलग नजर आता था। और कैसा नजर आता था, इसको रेखांकित जरूर कीजिएगा कि हांडी जितना बड़ा सिर, यानी माथा, सिर बहुत बड़ा था और कद उसका था बहुत ठिंगना। उसके ठिंगने 4 बालिष्ट के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर किसी ने तरबूज रख दिया हो। यानी नीचे से शरीर बहुत छोटा, ठिंगना था, बोना था और हंडी के जितना बड़ा सिर था। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता था। कैसा सुंदर बताया है देखिए कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हुआ। सोचो बिल्ली का बच्चा छोटा सा कितना होता है और उसके सिर पर अगर तरबूज रख दिया, यानी सिर की जो संरचना थी उसकी बहुत बड़ी थी। और उसी जो सिर में, यानी उसके उसी चेहरे पर क्या था, नारियल जैसी छोटी छोटी आंखें। ऐसा लगता था बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा है। और लड़ाई में वो हाथ पांव नहीं बल्कि सिर काम में लेता था। यानी इतना बड़ा हांडी जैसा सिर, कुछ ना कुछ तो काम आएगा। हाथ पैर तो उसके चलते नहीं थे क्योंकि बोना था, हाथ पैर तो छोटे छोटे थे, कैसे काम में ले। इसलिए क्या करता था, जब भी सांड की तरह फुफकारता तो सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते थे। और हमें डर लगता था कि किसी की छाती की पसली न तोड़ डाले। देखो, अब भगवान ने जैसी शारीरिक संरचना उसको दी, उस शारीरिक संरचना का फायदा भी वो उठाता था। अब लेखक क्या कहता है, उसकी सिर की जो टक्कर होती थी ना, यानी सिर का जो उसका प्रहार होता था ना, उसको हमने नाम दे दिया था। क्या कहता है देखो, उसके सिर की टक्कर, उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रख दिया। यानी कोयले से चलने वाले रेल के इंजन की भांति उतना बड़ा और भयंकर सिर। और उससे जब किसी का सामना होता है ना तो उस बंदे की तो अंदर से पूरा जो संरचना है या अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो सारे हिल जाते हैं या उनमें कहीं ना कहीं दरार आ जाती है, अर्थात फ्रैक्चर हो जाता। कितना
हास्यास्पद उन्होंने यहाँ पर जो है विवरण दिया है अपने उस ओमा नामक साथी का, जो दिखने में कैसा लगता था और किस तरह से वो अपने शारीरिक संरचना में दिए गए इस भीषण सिर का प्रयोग करता था। अब बात आती है टीचर्स की। दो तरह के टीचर होते हैं बेटा, एक जो मार के भय से बच्चों में भय उत्पन्न करते हैं, और दूसरे जो अपनत्व की भावना से बच्चों को भी सम्मान देते हैं और उसी सम्मान के खुद भी हकदार होते हैं। बस कुछ इसी तरह के अध्यापक का विवरण भी लेखक ने हमारे साथ साझा किया है, और वो बताते हैं कि हमारा स्कूल कैसा था, और स्कूल जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी स्कूल जाना भी हमारे लिए बहुत अच्छा लगता था, हमें बहुत रुचिकर लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब शरीर पर कपड़े और पैरों में जूते ही नहीं हैं तो वो कैसे स्कूल जाए। लेकिन स्कूल में जाने से उनके एक शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई जो थे, टीचर थे, और उनका नाम था मास्टर प्रीतम चंद। वो उनको क्या करवाते थे, पीटी यानी परेड करवाया करते थे, और उस परेड को करवाते समय उन बच्चों को कुछ यूनिफॉर्म दी जाती थी, यानी गणवेश दी जाती थी, यूनिफॉर्म गणवेश दी जाती थी। उस गणवेश को पहनकर, जूतों को पैरों में डालकर, हरी नीली पट्टियों को हाथ में लेकर, एक लंबा सा स्कार्फ गले में बांधकर, माथे पर एक टोपी लगा करके और झंडों के साथ वो जब पीटी का यानी परेड किया करते थे तो उन बच्चों को बड़ा आनंद आता था, और उनको लगता था कि इस परेड के चक्कर में हमें कपड़े भी मिल जाते हैं, जूते भी मिल जाते हैं, और हमारा स्कूल जाने का मंतव्य भी सिद्ध हो जाता है। देखिए क्या है, लेखक बताता है हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, और ऐसा लगता था अंग्रेजी के एच अक्षर की भांति बने हुए थे। एच अक्षर यानी एक इस रो में क्लासेस थी और एक इस रो में क्लासेस थी, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और बीच में एक छोटा सा बरामदा था जिसमें इस तरफ से दूसरी तरफ आया और जाया जा सके। दाईं ओर पहला कमरा प्रिंसिपल का था, हेडमास्टर, जिनका नाम था श्री मदन मोहन शर्मा, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा एक चिक लटकी रहती थी। चिक यानी जालीदार पर्दा, जो लकड़ी या घास फूस से तैयार किया जाता है, जिसके एक साइड के उस धागे को खींचने से वो चिक अपने आप ही सिमट जाती है, यानी उसमें वो लपेट जाती है, और जैसे उसको खींचते हैं वो वापस से नीचे की ओर लटक जाती है। अब प्रेयर होती थी, यानी असेंबली में कैसे खड़े होते थे, स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय बाहर आते कौन, हेडमास्टर, और सीधी कतारों में कद के अनुसार यानी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल जाता था, यानी बहुत खुश होते थे। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे, यानी सारे जो स्कूल के और दूसरे टीचर थे वो भी लाइन से खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद यानी पीटी, प्रीतम पी और टी यानी नाम ही रख दिया इन्होंने, शॉर्ट संक्षिप्त उपनाम रख दिया प्रीतम यानी पीटी, और थे भी वो क्या, पीटीआई, शारीरिक शिक्षक। लड़कों की कतारों के पीछे खड़े देखते थे कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा, उनकी गुड़की यानी सीधी सी धमकी, और ठुड्डों के भय से, ठुड्डो यानी वो मुक्के से या हाथ की कोनी से थोड़ा सा बच्चों को क्या कर देते थे, मारते थे। इनके भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे, यानी एक दूसरे के सिर के पीछे देखते थे, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते थे। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी क्या हो, एक जैसी हो, यानी बीच का डिस्टेंस भी बना रहे। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर से उधर हिला भी लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वो उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और बाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते, यानी चटाक से उसके ऊपर प्रहार करते और उसके बाल खींच देते। इस तरह के शिक्षक के बारे में यहाँ लेखक ने हमारे साथ हमें बताया है, और बताया है कि इस शिक्षक ने किस तरह से उन बच्चों के प्रति बहुत ही अमानवीयतापूर्ण रवैया अपनाया, जिसकी वजह से इस पीटी यानी प्रीतम चंद को स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया, यानी बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया।
और निलंबित होने के बाद भी उसके चेहरे पर लगभग वैसा ही अहंकार और गुमान मौजूद था। लेखक इससे डरते जरूर थे, और ये वैसे तो पीटीआई था यानी शारीरिक शिक्षक था, लेकिन चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी भी पढ़ाता था, तो चौथी कक्षा के बच्चे तो बेचारे यूं जपते रहते थे कि हे भगवान आज इस टीचर का पीरियड आए ही नहीं। और जब उन लोगों को पता चल गया था कि उस बंदे को यहाँ से रेस्टिगेट कर दिया है तो वो बड़े खुश हुए। तो क्या होता है उनके साथ, किस तरह से जो है पीटीआई जो सर है उनका खौफ था, और किस तरह से मदन मोहन जी का जो अपनत्व है वो उनको बांधे रखता था। तो एक पैराग्राफ हम और पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, हमारे हेडमास्टर साहब मदन मोहन शर्मा, उनके बिल्कुल ही उलट स्वभाव के थे। वो 5वीं और 8वीं के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया करते थे, और हमारे में से किसी को भी याद नहीं कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते हमने देखा या सुना है, यानी चमड़ी उधेड़ना, बुरी तरह से मारना। लेकिन वो टीचर ऐसे थे जो कभी भी मारते नहीं थे। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारी सरकारी मिडिल स्कूल का नाम, यानी उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कई टीचर ऐसे थे जो उन बच्चों के साथ मारपीट किया करते थे। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, यानी जब कभी उनको गुस्सा आता मदन मोहन शर्मा जी को, तो वो आंखों से घूरते और आंखें झपकते थे। अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत जो है हमारी गाल पर मारते, और मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुककर मुंह नीचा करके हंस देते थे। यानी वो चपत भी हमें कैसे लगती थी, वो चपत हमें भीखे भाई की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी, जो उस समय 1 पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। यानी उनकी तो वो प्यारी सी चपत खाने में भी हमें बड़ा आनंद आता था। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहां खुशी से हम जा सकें, क्योंकि स्कूल जाना हमें अच्छा नहीं लगता था। पहले कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक, यानी छोटी जूनियर क्लास से लेकर 4th क्लास तक, केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाते थे। देखा होगा कई बच्चों को जो स्कूल जाने से कतराते हैं तो रोते जाते हैं। परंतु कभी कभी सभी स्थितियों के रहते स्कूल जाना हमें अच्छा भी लगता था। अब वो स्कूल जाना क्यों अच्छा लगता था, जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हमारे हाथों में पकड़वा कर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहराती हुई और फड़फड़ाती हुई झंडियों के साथ खाकी वर्दियां और गले में 2 रंगे रुमाल लटकाई जब हम उसकी प्रैक्टिस करते थे, हम कोई भी गलती नहीं करते तो वो अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और हमें कहते शाबाश, वेल वेल बिगिन अगेन, यानी दोबारा से शुरू करते हैं, 1 2 3 3 2 1। उनकी ये जो एक शाबाश हमें ऐसे लगने लगती मानो हमने किसी फौज के बड़े बड़े तमगे जीत लिए हैं, अर्थात हमें आर्मी में रहते हुए बड़े बड़े मेडल मिल गए हैं। कभी यह एक शाबाश सारे मास्टरों की ओर से मिलने वाली कॉपियों में साल भर की लिखी गुडो, गुडो यहाँ गुड का बहुवचन है, जब बच्चा अच्छा वर्क करता है तो टीचर के द्वारा कमेंट दिया जाता है गुड, गुड वर्क। तो कह रहा है लेखक कि इतने साल भर जो हमने अच्छा काम किया उससे हमें जितने भी जो ये कमेंट्स मिले थे उनकी बजाय पीटी सर का एक शाबाश हमें ज्यादा कीमती लगता था। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से हमने जो पढ़ाई की उस पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर जो हमने गुडविल हासिल की थी वो बहुत बड़ी थी। परंतु ये भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जब कथा करते हैं तो बताया करते हैं कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। मतलब यहाँ यहाँ इन्होंने वैल्यू बेस्ड लाइन है बेटा, यहाँ क्या कहते हैं, सतगुरु यानी जो हमारा सच्चा गुरु है, सच्चे गुरु के भय से ही हमारे भीतर प्रेम जागता है। अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम कब जागेगा, जब सच्चा गुरु तुम्हें ये बता देगा कि अगर तुम अच्छी ईश्वर की भक्ति करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो पीटी सर भी क्या कहते थे, अनुशासन में रहोगे तभी तुम्हें मेरे से गुडविल मिलेगी, अगर अनुशासन में नहीं रहोगे तो फिर क्या होता है, डर लगता है। और पीटी सर के इसी डर के मारे वो सारे डिसिप्लिन में रहते भी थे। इस पंक्ति का यही अर्थ है, यही तात्पर्य है, यहाँ इस पंक्ति का इसी संदर्भ में प्रयोग हुआ है कि जब एक सच्चा गुरु ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए भक्त के मन में कुछ डर की भावना उत्पन्न करेगा तभी वो भक्त जो है ईश्वर भक्ति में
अपने आप को लगाएगा। उसी तरह से पीटी साहब के डर के मारे ही जो बच्चे थे वो अनुशासन का पालन करते थे और उनमें से कोई भी बच्चा उस अनुशासन को भंग करने की हिम्मत नहीं करता था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऐसा ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम भावना जग जाती। ऐसा भी है कि रोज रोज जो फटकार मिलती थी, यानी रोज रोज जो आपको डांटने वाला टीचर है, वो फटकारने वाला यदि कोई अपना साल भर के बाद अगर एक बार आपको शाबाश कह दे तो वह वास्तव में हमें मिरेकल लगता है, यानी एक बहुत बड़ा चमत्कार लगता है। और हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही थी। यानी लेखक मानता है, मुझे तो खुद को ऐसा ही फील होता था कि साल भर इनसे हम डांट खाते हैं, लेकिन जब पीटी हम अच्छे डिसिप्लिन से करते हैं तो ये सर हमें वास्तव में शाबाशी देते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लेखक ने पीटी सर के खौफ के बारे में हमें यह बताया। तो जब मैंने आपको पहले भी विदित करवाया कि लेखक जो है आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर थे, तो उनको जो है मदन मोहन जो हेडमास्टर हैं वो एक धनी वर्ग के बच्चों को पढ़ाते थे और उसकी जो किताबें थी वो उसी से जूनियर यानी लेखक को दे दिया करते थे। उन सेकेंड हैंड किताबों से ही लेखक अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखते थे, आगे बढ़ाते थे। और इस तरह से उन्होंने किस तरह की जो है अपनी एक इमेज बना ली थी वो आप सभी जान चुके हैं। तो आगे इस पाठ में दिया गया है कि लेखक बता रहा है कि किस तरह मदन मोहन शर्मा मेरी मदद करते थे और किस तरह से एक बार की बात है, एक ऐसी घटना जिसकी वजह से पीटी सर के प्रकोप का लेखक और उसके साथियों को भागीदार बनना पड़ा। और उसी प्रकोप में उन्होंने क्या पनिशमेंट दी, ऐसी क्या सजा दी जो मानवीय रवैये के बिल्कुल विपरीत थी। और इस कारण मदन मोहन शर्मा जी ने उन्हें देख लिया और उन्होंने उनके खिलाफ चार्जशीट लगा दी। यानी शिक्षा विभाग में उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कि ये जो टीचर है ये बच्चों के प्रति बिल्कुल भी प्रेम और सौहार्द की भाव नहीं रखता, अमानवीयतापूर्ण आचरण अपनाता है, तो इस टीचर को यहाँ से क्या कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। और फिर भी बच्चों के मन में उनका खौफ था। लेकिन लास्ट तक आते आते लेखक बताते हैं कि यही टीचर जो बच्चों के प्रति इतना स्ट्रिक्ट था, लेकिन ये अन्य प्राणियों के प्रति बहुत ही दयालु था। और वो प्राणी कौन है, जो उसके घर में पाले हुए थे, कैसे दया भाव उसके मन में था, ये सारी बातें आगे के हिस्से में हमारे साथ इस चैप्टर में साझा हुई हैं। इसके बारे में चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद बेटा।